हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आज के हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 का पार्ट 2। पार्ट 1 मैंने अपलोड कर दिया है, अगर आपने नहीं देखा तो पार्ट 1 को जरूर देखें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने जहाँ पे स्टॉप किया था, जो लास्ट हेडिंग था हमारा ये था टूल मोशन पैरामीटर, कि हम टूल मोशन पैरामीटर को देख रहे थे कि जो टूल मोशन पैरामीटर्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। कि जब प्रोग्रामिंग की जाती है तो उसमें फीड रेट क्या होता है, स्पिंडल की स्पीड क्या होती है, आरपीएम क्या होते हैं, कूलेंट को कैसे ऑन ऑफ करते हैं। ठीक है, ये सारी की सारी जो टूल से रिलेटेड जो पैरामीटर्स होते हैं उनको हम गाइड करते हैं, ताकि जो कटिंग है वो हमारी अच्छी हो, प्रिसाइज हो। ठीक है, सही तरीके से कटिंग और टूल की जो लाइफ है वो बढ़ जाए। सारी की सारी ये चीज़ें थी, ये टूल मोशन पैरामीटर के अंदर हम पढ़ रहे थे। चलिए, नेक्स्ट हेडिंग था हमारा क्रिएटिंग ज्योमेट्री। ये अब जो हमारे पास ज्योमेट्री होती है किसी भी मशीन्स की, वो हम कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे बनाते हैं। तो उसके लिए क्या काम करते हैं, फर्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा, कि जो ऑर्थोग्राफिक व्यू है, ऑर्थोग्राफिक व्यू आपने पढ़े होंगे फर्स्ट ईयर में। ठीक है, उसके अंदर क्या काम करते हैं, टॉप साइड फ्रंट व्यू जो आप बनाते हैं उसको सेंटर में रख करके और सारे डायमेंशन जो होती हैं उसके लिए एक छोटा सा स्पेस छोड़ देता है, ताकि हम इन डायमेंशन को जोड़ सके। ठीक है, सेकंड पार्ट हम करते हैं कि जो प्रोडक्ट है आपका उसके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी है, यानी कि अगर वो जटिल है तो उसके अलग अलग पार्ट्स की हम ड्राइंग देखते हैं कि इस पार्ट की ड्राइंग क्या है, लेफ्ट टॉप व्यू क्या है, साइड व्यू क्या है, तो इनको सबको जोड़ करके उसकी ज्योमेट्री को ध्यान से रीड करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम सारे के सारे जो व्यूज़ होते हैं उनको करते हैं, जैसे टॉप व्यू होता है, साइड व्यू होता है, फ्रंट व्यू होता है, उनको जैसे आप असेंबल करेंगे, जोड़ेंगे तो आपको 3D इमेज लाइक दिख जाएगी कि ये 3D जो ऑब्जेक्ट होगा वो इस तरह का होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप सारे व्यूज़ को जोड़ करके इसको 3D व्यू को इमेजिन करते हैं और जितनी भी डायमेंशन होती हैं उनको लिख लेते हैं आप। उसके बाद हम क्या करते हैं, जो डायमेंशन आपने देखे इसके अंदर क्या होता है, बेसिकली जो डायमेंशन आप एक बार लिख देते हैं उस डायमेंशन को आप दोबारा रिपीट ना करें, क्योंकि अगर आप इस तरह से करेंगे तो एक डायमेंशन 2 बार होगी तो जो आपकी ड्राइंग है उसके अंदर इतनी डायमेंशंस हो जाएंगी उनको पढ़ना मुश्किल हो जाएगा। तो अगर आपने एक डायमेंशन लिख दिया तो उसको दोबारा रिपीट ना करें। ठीक है, इस तरह से हम काम करते हैं। तो ड्राइंग के सारे जो डायमेंशन होते हैं इनको लिख लेते हैं, इनको ऐड कर लेते हैं। थ्रेड के अगर कुछ पार्ट यानी कि जो आपको चूड़ियाँ अगर काटनी है तो उसके अलग से जो आपकी स्पेसिफाइड है, जो उसको स्पेसिफाई करेंगे, जो चूड़ी की पिच है वो इस तरह से है, चूड़ी की जो लेंथ है इस तरीके से, इतनी लेंथ तक चूड़ी कटेगी, उनको हम देख लेते हैं अगर है। उसके बाद हम टॉलरेंस को सेट करते हैं। टॉलरेंस के अंदर वैसे क्या होता है मीनिंग इसका, कि मान लीजिए अगर आपको कोई शाफ्ट है वो 100 mm की बनानी है, तो ज़रूरी नहीं कि वो बिल्कुल प्रिसाइजली 100 mm की बने, तो उसके लिए हम कुछ टॉलरेंस देते हैं। उसके अपर लिमिट में कुछ टॉलरेंस देते हैं और कुछ लोअर लिमिट में हम टॉलरेंस देते हैं। ठीक है, ताकि हम उसको 100 की ना बना करके 99.99 mm तक की बना सके, या फिर 100.001 mm की उसको बना सके। तो उसके लिए प्लस और माइनस में टॉलरेंस दिए जाते हैं। ठीक है, स्टेप नंबर लास्ट क्या होता है, टाइटल्स को हम भरते हैं। जो टाइटल्स होते हैं हमारे पास उसको हम देते हैं। टाइटल्स के अंदर जानकारियाँ होती हैं कि जो पार्ट पुर्जा है वो किस मेटल का बनेगा, उस पर कौन कौन से मशीनिंग ऑपरेशन होते हैं, उस पार्ट की जो ड्राइंग है उसका नाम क्या है, ठीक है, किस एंगल में बनाएगा, ये सारी जानकारियाँ जो होती हैं उस टाइटल ब्लॉक्स के अंदर डाल देते हैं। ठीक है, तो जब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी तो हम क्या काम करेंगे, उसकी एक PDF फाइल बना देंगे, ड्राइंग की जो फाइल्स होती है उसको बना देंगे और उसको स्टोरेज कर लेंगे। हालांकि आगे जाकर के इस फाइल का जो एक्सटेंशन होता है चेंज होता है, PDF में नहीं जाती है, उसको हम जब कैम बनाएंगे तो एक अलग फाइल में डालते हैं। ठीक है, तो उसको बना करके ड्राइंग को एक PDF फाइल में रख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, टूल पाथ जनरेशन की। जो टूल पाथ जनरेशन होता है वो क्या होता है। ठीक है, कैड सॉफ्टवेयर क्या होता है कि जब आपको टूल को मोशन कराना है तो उसके लिए एक डिज़ायर पाथ चाहिए। अगर आपका लीनियर पाथ है तो टूल हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली मूव कर सकता है या टेपर मूव कर सकता है, लेकिन अगर पाथ पैराबोलिक है या कर्व शेप का है तो उसके लिए हम पाथ जनरेशन होता है, उसके लिए हम इक्वेशन को बनाते हैं, फिर उसी पाथ को, उस टूल को उसी पाथ पर गाइड करते हैं। उसके लिए हम बेसिकली 4 चरण होते हैं हमारे पास। रिकॉग्नाइजेशन ऑफ मशीन सरफेस, जो मशीन सरफेस होते हैं इसको रिकॉग्नाइज करता है, इसको पहचानता है। नेक्स्ट टूल पाथ जनरेशन, यानी कि जो टूल पाथ है हमारा उसको हम कैसे जनरेट करेंगे, कैसे मोशन करेगा। थर्ड है आपका टूल पाथ वेरिफिकेशन, यानी कि जो टूल पाथ आपने बना दिया है उसको एक बार वेरीफाई करेंगे। ठीक है, वेरिफिकेशन करने के लिए क्या करते हैं कि हम चेक करते हैं कि टूल अपनी मैक्सिमम पोजीशन तक तो नहीं जा रहा है, यानी कि जो हमने जहाँ पे स्टॉप लगाया टूल वहाँ तक ही जा रहा है ना, या जब हम टूल को बैक डायरेक्शन में लेके आ रहे हैं वो वहीं पर स्टॉप कर रहा है, सारे उसको चेक करेंगे। नेक्स्ट आता है कोलिशन डिटेक्टर, अगर कुछ कमियाँ उसमें पाई जाती हैं तो उसको हम सुधार करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इसको पढ़ते हैं कि जो टूल पाथ जनरेशन होता है वो हम क्या करते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे बिंदु, देखिए मैं आपको ड्राइंग दिखाता हूँ, ये मैंने एक दिखाया है टूल पाथ, इसके अंदर छोटे छोटे जो पॉइंट्स होते हैं इनको मिला कर के हम क्या करते हैं, इनके कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं, और कोऑर्डिनेट्स को निकालने के बाद इसकी एक इक्वेशन हम फॉर्म करते हैं, और इस इक्वेशन को जब हम CNC प्रोग्राम के अंदर डालेंगे तो जो टूल होगा वो इसी मोशन पर, इन्हीं बिंदुओं पर होकर के मोशन करेगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या काम करते हैं, बेसिकली इन पॉइंट्स जो होते हैं
उनके पॉइंट्स को हम निकाल लेते हैं डॉटेड जो कोऑर्डिनेट्स पर बना करके, उससे टूल पाथ को हम जनरेट कर देते हैं। और टूल पाथ जनरेट करने के बाद ये दो तरह का होता है, एक तो होता है कटर आधारित, यानी कि कटर को संपर्क करा करके कटर संपर्क आधारित विधि, और दूसरा होता है कटर स्थान आधारित विधि। इन दोनों विधियों का हम प्रयोग करके इन टूल के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं, और टूल के कोऑर्डिनेट्स निकालने के बाद इसका एक पाथ हम डिजाइन कर देते हैं, एक पाथ की इक्वेशन, एक पाथ को बना देते हैं। अब क्या होता है, जो टूल होता है हमारा इसी पाथ पर मूव करने लगता है। जैसे मैंने पिक्चर में दिखाया है कि ये जो बॉल है आपकी, इस तरह की जो आपकी बॉल है, तो ये बॉल क्या होगी, अब देखिए इसी पाथ पर मूव कर रही है, ठीक है, इसी पाथ पर ऐसे मूव कर रही है, ठीक है, तो इसी पाथ पर ऐसे मूव कर रही है। तो ये टूल पाथ जनरेशन होता है कि जो आपने पाथ बनाया है उसी पाथ के ऊपर जो टूल है हमारा वो मूव करेगा, ठीक है। तो इसको टूल पाथ को हम जनरेट कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट होते हैं, जैसे मैंने बताया कि उसके कोऑर्डिनेट्स हम निकाल लेते हैं, और कोऑर्डिनेट्स निकालने के बाद उसके हम एक इक्वेशंस बना लेते हैं, ठीक है। और इक्वेशन बनाने के बाद जो टूल होता है हमारा वो इसी इक्वेशंस के ऊपर मूव करता है और इसी पाथ पर ट्रैवल करता है, ठीक है। तो इसके लिए हम बेसिकली 3 एक्सिस भी ले सकते हैं, कई बार 2 एक्सिस की जरूरत होती है, एक्स और जेड लेते हैं 2 अगर लेनी आती है, और अगर 3 लेनी होती है तो फिर हम एक्स वाई और जेड तीनों ले लेते हैं, ठीक है। अब मैंने बताया कि टूल पाथ वेरिफिकेशन, कि जो टूल आप पाथ आपने जो बनाया है क्या वो सही बनाया है, टूल हमारा सही तरीके से मोशन कर रहा है नहीं कर रहा है, उसको हम चेक करते हैं। कई बार ऐसा हो सकता है कि आपने टूल पाथ को अगर वेरिफिकेशन नहीं करा है तो हो सकता है कि टूल जो होता है वो थोड़ा ज़्यादा मूव कर जाए या किसी एक्सेसरी में जाकर के टच कर जाए, तो वहाँ पे दुर्घटना हो सकती है। तो वेरिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो काटने से पहले हम वर्कपीस जो है तो उस पर टूल को लगा करके पर चेक करते हैं, ठीक है। और चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, सॉलिड मॉडलिंग का यूज़ करते हैं, ताकि हम इसको टकराने से बचा सकें कि ये कहीं अगर टकरा रहा है तो उससे दुर्घटना हो सकती है, या फिर टूल को हानि हो सकती है, या फिर वर्कपीस ख़राब हो सकता है। तो उसके लिए हम टूल पाथ वेरिफिकेशन को यूज़ करते हैं कि एक बार वेरिफिकेशन कर लेते हैं पाथ का कि टूल सही तरीके से उसी पाथ पर मोशन कर रहा है नहीं कर रहा, उसके रास्ते में कोई रुकावट या कोई अवरोध उत्पन्न तो नहीं हो रहा है। नेक्स्ट है एनसी पोस्ट प्रोसेसिंग। तो देखिए एनसी पोस्ट प्रोसेसिंग के अंदर क्या होता है, जैसे कि आपको पता होगा कि जो टूल होते हैं सीएनसी मशीन टूल होते हैं, अलग अलग मशीन टूल अलग अलग काम करते हैं, ठीक है। अलग सबकी अलग अलग स्पेसिफिकेशन होती है, सब के कार्य करने की जो क्षमताएं होती हैं वो अलग अलग होती है। तो उसके लिए हम क्या काम करते हैं, उसके लिए हमें एक सीएल डेटा फाइल की ज़रूरत होती है, और जो सीएल डेटा फाइल्स होती है वो हमारे जो प्रोग्राम होता है उसको बनाने में बड़ी हेल्प करती है, ठीक है। तो वो तैयार की जाती है हमारे पास कैम सॉफ्टवेयर के ऊपर। जो कैम सॉफ्टवेयर होते हैं उनके ऊपर वे जो डेटा फाइल्स होती है वो वहाँ से तैयार की जाती है, और फाइल वहाँ से तैयार होने के बाद उसको हम सीएनसी मशीन के अंदर टेप फाइल के रूप में डाल देते हैं, और वो अपना फंक्शन वहाँ पे करने लगती है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया कि जो कैम सिस्टम होता है वहाँ से कैम सिस्टम से हमने क्या काम किया, एक सीएल डेटा फाइल को उठाया, वहाँ से सीएल डेटा फाइल को इनपुट करेगा, कंप्यूटर एंड मैन्युफैक्चरिंग सॉफ्टवेयर होगा, वो सीएल डेटा फाइल को आउटपुट देगा, और सीएल डेटा फाइल को आउटपुट देने के बाद फिर हम उसको डालेंगे एनसी पोस्ट प्रोसेसर में, ठीक है। वहाँ से पोस्ट प्रोसेसर में होने के बाद वो फाइल एक टैब फॉर्म में, एक स्टोरेज के रूप में बन जाएगी, जिसके अंदर वो पूरा प्रोग्राम लिखा होगा। उस प्रोग्राम को हम टैप आउटपुट फॉर्म में सीएनसी मशीन के अंदर इनपुट करा देते हैं, और वहाँ से वो जो मशीन होती है उस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग वो मशीन काम करने लगती है। जिस तरह से आपने प्रोग्रामिंग की होगी उसी तरीके से वो मशीन वहाँ पर रन करने लगती है। नेक्स्ट है हमारे पास सीएनसी मशीन की जो कुछ एडवांटेज जो होते हैं, जो उसकी विशेषताएं होती हैं, क्वालिटीज़ होती हैं, वो किस तरीके होती है। फर्स्ट है ऑटोमेटिक डिटर्मिनेशन ऑफ ऑप्टिमम टूल पाथ, यानी कि खुद मशीन क्या तय करती है कि अगर आपको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाना है, मान लीजिए आपके पास एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट आपके पास ये है, तो आपको जाने के लिए 2 तरीके, आप इस तरीके से जा सकते हैं, आप इस तरीके से जा सकते हैं, या फिर आप इस तरीके से भी जा सकते हैं। तो ये क्या काम करता है, जो मिनिमम पाथ होता है जहाँ पे जाने में समय कम लगता है, ऑप्टिमम जो पाथ होता है उस पाथ को ये क्या करता है, जज करता है, और उस पाथ के थ्रू ये मशीन को आगे बढ़ाता है। उसके बाद हाई स्पीड टैपिंग होती है कि अगर आप जब ड्रिलिंग रोल आप करते हैं तो वहाँ पे स्पीड की आपको हाई रिक्वायरमेंट होती है, तो आप स्पीड को वहाँ पे तेज कर सकते हैं। जब आप रफ कटिंग करते हैं तो स्पीड की रिक्वायरमेंट कम होती है, ठीक है, तो आप हाई स्पीड टैपिंग वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। हाई कटिंग स्पीड आप वहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो आपके पास पोजिशनिंग होती है, ये बड़ी ईजिली पोजिशन को डिटेक्ट कर लेता है कि कहाँ से टूल को रन कराना है, कहाँ पर स्टॉप कराना है, ठीक है, तो ये वो ले लेता है। उसके बाद टूल पाथ स्टोरेज, यानी कि जो टूल का पाथ है, यानी कि टूल जिस डायरेक्शन से जिस पाथ से ट्रैवल कर रहा है, अगर आप उसकी स्टोरेज को सेव करना चाहते हैं तो आप उस स्टोरेज को सेव कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आप ऑप्टिमम जो कटिंग कंडीशंस होती है उनको आप इस प्रोग्राम के थ्रू रन करा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है जनरल प्रोग्रामिंग फीचर्स ऑफ सीएनसी मशीन। इसमें क्या होता है कि जो मशीन्स होती है, देखिए जो वैसी बेसिकली मशीन होती है इसके अंदर हम अटैचमेंट लगा के ड्रिलिंग मिलिंग ऑपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। वैसे सीएनसी मशीन के अंदर हम क्या कर सकते हैं, ग्राइंडिंग कर सकते हैं, वेल्डिंग कर सकते हैं, बोरिंग कर सकते हैं, ये तमाम ऑपरेशन उसके अंदर हम कर सकते हैं, ठीक है। अब सीएनसी मशीन को अगर टूल को हमें मोशन देनी है तो हमारे पास 2 तरीके होते हैं।
फर्स्ट होता है एब्सोल्यूट और सेकंड होता है इंक्रीमेंटल। एब्सोल्यूट और इंक्रीमेंटल में क्या अंतर होता है? देखिए, जो एब्सोल्यूट की बात करूंगा मैं, तो उसमें क्या होता है कि जो हमें पॉइंट की जो डायरेक्शन होती है वो ओरिजिन से स्टार्ट होती है। ठीक है, ये थोड़ा सा इसमें करेक्शन ठीक कर लीजिएगा, ये 20 नहीं है, ये यहाँ पे ये 10 है, ऊपर भी नीचे, और ये ऊपर भी 30 की जगह 10 है। यहाँ पे जो 30 है वो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की है, और जो 50 है वो यहाँ से यहाँ तक, यानी कि ये डिस्टेंस 50 है और ये डिस्टेंस आपकी कितनी है? 30 है। तो उसको थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा एक बार। तो उसके बाद क्या होता है कि अगर हमें टूल की पोजीशन को दिखाना है, तो मैंने अगर मान लीजिए ये होल की पोजीशन दी है, यहाँ पे इस पॉइंट को स्पेसिफाई करा है, तो 10 एक्स डायरेक्शन में और 10 वाई डायरेक्शन में। तो एक्स डायरेक्शन में 10 दिया है और वाई डायरेक्शन में 10 दिया है। उसके बाद जब नेक्स्ट पॉइंट दिखाऊंगा तो मैं ओरिजिन से ही लूँगा। 10 तो ये ऑलरेडी है, और ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की कितनी है? 20 है। ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितनी है? 20 है। जब ये 20 हो गई और 10 ये हो गई तो कितनी हो गई? 30। तो इस पॉइंट की जो एक्स डायरेक्शन हो गई वो कितनी हो गई? 30 हो गई। तो एक्स डायरेक्शन कितनी हो गई? 30। और 10 ये नीचे का था और 10 ये ऊपर का था, तो 10 और प्लस 10 कितना हो गई? वाई की 20 हो गई। ठीक है, इस तरीके से वाई की 20 कर सकते हैं। इस तरीके से जेड की मैं देखूँ तो एक्स डायरेक्शन के लिए होगा, थर्ड पॉइंट मेरे पास ये है, तो यहाँ से यहाँ तक के लिए एक्स के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो कितने हो गए? 50। ठीक है, और उसके बाद वाई की कोऑर्डिनेट्स की बात करूँ तो ये पूरा ये वाला 10 है, ये वाला 10 है और फिर ये वाला भी 10 है, तो ये पूरा कितना हो गया? ये 30 हो गया। ये कितना हो गया? ये 30 हो गया। तो एक्स के कोऑर्डिनेट कितना हो गया? 50 और वाई की कितना हो गए? 30 हो गए। ठीक है, उसके बाद इंक्रीमेंटल में क्या होता है कि जो पोजीशंस होती है हम ओरिजिन से ना दे करके जो हमने पहले वाला पॉइंट लगा चुके हैं उस पॉइंट से नेक्स्ट पोजीशन की को स्पेसिफाई किया जाता है। जैसे ये फर्स्ट पॉइंट मैंने लगा दिया है 10 और 10 पर, उसके बाद जब मैं नेक्स्ट पॉइंट लगाऊंगा तो वो पॉइंट जो लगाऊंगा मैं इस पॉइंट को ओरिजिन मान करके, फर्स्ट वाले पॉइंट को ओरिजिन मान करके नेक्स्ट पॉइंट को स्पेसिफाई करूंगा। तो डिस्टेंस कितनी यहाँ से यहाँ तक 20 थी और वाई में कितनी थी? 10 थी, तो 20 और 10 आ जाएगा। देखिए 20 और 10 आ गया इस तरीके से। उसी तरीके थर्ड पॉइंट को स्पेसिफाई करूंगा तो ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितनी है? 20 है। 50 में से 30 गिरा दूंगा, ये डिस्टेंस गिरा दूंगा पिछले वाली, तो 50 माइनस 30 कितना जाएगा? 20। और इस तरीके से वाई की कितनी हो जाएगी? 10। तो एक्स की कितनी हो गई? 20 और वाई की कितनी हो गई? 10। इसको बोलते हैं इंक्रीमेंटल। ठीक है, तो इस तरीके से आप पहले वाले पॉइंट को रेफरेंस मान करके अगले वाले पॉइंट की जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं उनको आप दिखा सकते हैं। उसके बाद एक प्रिपेरेटरी कोड लिखा हुआ है मैंने, इस प्रिपेरेटरी कोड को समझते हैं कि इस प्रिपेरेटरी कोड का मीनिंग क्या होता है। ये प्रिपेरेटरी कोड जो मैंने लिखा हुआ है, प्रिपेरेटरी कोड देखिए, फर्स्ट जो नंबर होता है ब्लॉक होता है और ये ब्लॉक का नंबर होता है, यानी कि आप जैसे सीक्वेंस शुरू करते हैं N01, N002, N03, कुछ भी आप सीक्वेंस रख सकते हैं। उसके बाद G01 ये कोडिंग होती है कि G01 का पोजिशनिंग होती है, इसको लीनियर इंटरपोलेशन बोलते हैं। टूल को आप अगर लीनियर पाथ मोशन कराना चाहते हैं तो G01 का आप यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद एक्स और वाई के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, ये एक्स के कोऑर्डिनेट दिए हैं मैंने 100.05 और वाई के जो कोऑर्डिनेट्स दिए हैं मैंने 180.95। तो ये एक्स और वाई को मैंने कोऑर्डिनेट पॉइंट दिए हैं कि मेरा हमारा जो टूल है वो इस पॉइंट से स्टार्ट होगा। उसके बाद ये एस है स्पिंडल की स्पीड 450 RPM। ठीक है, और M0 है कि हमें कूलेंट को ऑन या ऑफ करना है, क्योंकि दो प्रकार के कोड्स होते हैं, तो जी कोड होते हैं और एक M कोड होते हैं। ठीक है, तो M कोड बेसिकली यूज़ किसके लिए आते हैं? मशीन के ऑपरेशन को बंद ऑन या ऑफ करने के लिए, कूलेंट को ऑन ऑफ करना है, टूल को स्टॉप करना है, ऑन स्टार्ट करना है, तो ऑन ऑफ करने के लिए बेसिकली M कोड को यूज़ करा जाता है। तो ये कूलेंट को ऑन किया है मैंने M08 से, ये M08 का मतलब होता है कि कूलेंट हमारा ऑन हो चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से कोड आपका लिखा जाता है, इस कोड को आपने इस तरीके से पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद देखिए कोड्स लिखे हुए हैं कुछ कि इन कोड्स का क्या क्या मतलब होता है। जैसे G01 की मैं बात करता हूँ, G00 मतलब, तो G00 मतलब होता है रैपिड पोजिशनिंग, यानी कि ये पोजिशनिंग को ले लेता है कि आपको जो टूल है यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे, कोऑर्डिनेट्स आपने दे दिए। G01 की मैं बात करूँगा तो उसके लिए उसका मतलब होता है लीनियर इंटरपोलेशन। ठीक है, तो लीनियर इंटरपोलेशन के लिए G01 यूज़ किया जाता है। सर्कुलर के लिए G02 यूज़ किया जाता है। ठीक है, क्लॉकवाइज बेसिकली अगर आप काउंटर क्लॉकवाइज यूज़ करना चाहते हैं तो फिर G03 आप यूज़ करेंगे। ठीक है, G04 का मतलब ड्वेल होता है। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारे कोड्स आपको दिए गए हैं, इन कोड्स को आप लर्न कीजिए। ठीक है, जब आप इनको लर्न कर लेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि किस कोड से क्या होता है, और इन कोड को यूज़ करके आप प्रोग्राम बना सकते हैं। ठीक है, CNC मशीन के लिए ऐसे ही होते हैं M कोड्स। ठीक है, ये M कोड्स लिखे हुए हैं, तो M कोड्स में क्या होता है कि M01 का क्या मतलब होता है कि अगर आप प्रोग्राम को स्टॉप करना चाहते हैं, ठीक है, प्रोग्राम को अगर आपको स्टॉप करना है तो M00 लगा देंगे। M01 का क्या मतलब होता है? अगर आपको ऑप्शनल स्टॉप लगाना है, ठीक है, ऑप्शनल स्टॉप लगाना है, कुछ समय के स्टॉप लगाना चाहते हैं तो उसके लिए M01 यूज़ करेंगे। M02 यूज़ करेंगे आप प्रोग्राम को एंड करने के लिए, अगर आपको प्रोग्राम को एंड करना है तो M02 का यूज़ करेंगे। M03 का यूज़ करता है स्पिंडल को क्लॉकवाइज रोटेट कराने के लिए, तो क्लॉकवाइज रोटेट कराने के लिए M03, और M04 यूज़ करते हैं आपको स्पिंडल को अगर आपको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराना है। ठीक है, M05 किसके लिए यूज़ करते हैं आपको अगर आपको स्पिंडल को स्टॉप कराना है। M06 के लिए यूज़ करते हैं अगर आपको टूल को चेंज करना है। M07 किसके लिए यूज़ करते हैं अगर आपको जो टैप ऑयल होता है उसको आपको ऑन कराना है। और M08 जैसे मैंने अभी बताया था पीछे, M08 का किस लिए यूज़ करता है आपको अगर आपको कूलेंट को ऑन करना है, तो इसके लिए आप इन कोड्स को यूज़ करते हैं। ऐसे बहुत सारे कोड्स और दिए गए हैं
तो आप इन कोर्स को ध्यान से पढ़ें और पता लग जाएगा आपको कि किस कोर्स से क्या होता है कि जब आप किसी ड्राइंग का प्रोग्राम लिखेंगे, ठीक है, CNC मशीन के लिए, तो फिर आपको ये कोर्स वहाँ पे पता याद आना चाहिए कि किस कोर्स से क्या होता है, ठीक है, ताकि आप उसका प्रोग्राम बना सके और मशीन को रन करा सके, ठीक है। इसमें क्या होता है कि टूल के लिए कई जगह आपको सिंबल T देखने को मिलेगा, वेलोसिटी के लिए V देखने को मिलेगा और एंगल के लिए आपको A सिंबल देखने को मिलेगा। अब हमने क्या काम करा है कि जो जी फंक्शंस है उनको कैटेगराइज करा है, ठीक है, कि जी फंक्शंस को हम किस तरीके से बांट सकते हैं, किस तरीके से याद कर सकते हैं। बेसिकली जो जी फंक्शन होते हैं ये न्यूमेरिक कंट्रोल फंक्शन होते हैं और उनको हम प्रिपरेटरी फंक्शंस भी बोलते हैं, ठीक है, प्रिपरेटरी फंक्शंस भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या काम करते हैं, इसको हमने स्पेसिफाई करा है इस तरीके से कि जो फर्स्ट पॉइंट लिखा हमने इंटरप्रिटेशन फंक्शंस, इसके अंदर क्या होता है कि जी 0 होता है पोजिशनिंग के लिए यूज़ करा जाता है, जी 0 जो होता है ये किसके लिए यूज़ करा जाता है, ये पोजिशनिंग के लिए यूज़ करा जाता है। लीनियर अगर इंटरप्रिटेशन आप लगाना है तो G01 का यूज़ करेंगे, सर्कुलर लगाना है तो G02 और G03 यूज़ करेंगे, ठीक है। पोलर के लिए G112 और G113 यूज़ करेंगे। तो सिलेंड्रिकल के लिए यूज़ करना है तो आपके लिए G107 यूज़ करेंगे, ठीक है। इंटरपोलेशन का क्या मतलब होता है कि अगर आपके पास एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट आपके पास ये है, तो अगर आप इस तरीके से आना है तो ये लीनियर हो गया, ये इस तरीके से आना है तो ये भी लीनियर हो गया, ठीक है। अगर आप इस तरीके से आना चाहते हैं तो ये कैसे हो गया, सर्कुलर हो चुका, ठीक है। तो इस तरीके से आप इन कोड्स को देते हैं, ठीक है। उसके बाद थ्रेड कटिंग के लिए अगर आप कोड देना चाहते हैं तो G32 और G34 देते हैं। फीड फंक्शन के लिए अगर आप फीड पर मिनट देना चाहते हैं तो G90 चूज़ करते हैं। फीड पर रिवोल्यूशन के लिए आप G99 यूज़ करते हैं, ठीक है। ऐसे आप रेफरेंस पॉइंट अगर आप देना चाहते हैं तो ऑटोमेटिक रेफरेंस पॉइंट रिटर्न्स के लिए G28 यूज़ करते हैं और सेकंड, थर्ड, फोर्थ और रेफरेंस पॉइंट के लिए आप G30 यूज़ करते हैं। कांस्टेंट सरफेस स्पीड कंट्रोल चाहिए आपको तो G96 और G97 आप वहाँ पे यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से कोड को हमने क्लासीफाई किया है कि किस कोड से हम क्या क्या करते हैं, ठीक है। ये कैंट साइकिल के अंदर भी कोडिंग का यूज़ करते हैं कि जो आउटर डायमीटर कटिंग साइकिल होती है उसके लिए G90, थ्रेड कटिंग साइकिल्स के लिए G92 एंड फेस कटिंग साइकिल के लिए G94, फ्रंट डीलिंग के लिए G83। तो ये बहुत सारे कोड्स आप इस तरीके से लिखे गए हैं, जो मैं टेबल्स आपको दिखाई थी उस टेबल से आप इन सभी को लर्न कर लेंगे ताकि आपको पता लग जाएगी किस जी कोड से क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट होते हैं एम फंक्शन या फिर एम कोड। एम फंक्शन इनको बोलते हैं स्विचिंग फंक्शन। ये क्या काम करते हैं, स्विच ऑन या ऑफ करने का काम करते हैं। जैसे मैं स्पिंडल की स्पीड को ऑन या ऑफ करना चाहता हूँ, उसको बंद करना चाहता हूँ, ठीक है, या स्पिंडल के जो रोटेशन होता है उसको क्लॉकवाइज से एंटी क्लॉकवाइज करना चाहता हूँ या फिर एंटी क्लॉकवाइज से क्लॉकवाइज करना चाहता हूँ, ठीक है। कूलेंट को ऑन या ऑफ करना चाहता हूँ, ठीक है। टूल का जो टूल है हमारे पास, जो बहुत सारे टूल्स लगे रहते हैं मशीन के ऊपर, उनको चेंज करना चाहता हूँ तो उसके लिए हम फिर एम कोड को यूज़ करते हैं। उनके लिए भी M001, M02, M03, ठीक है, इस तरह से कोडिंग की जाती है कि किस टूल से क्या होता है। पहले क्या होता था कि जो एम और जी कोड थे इनको एक साथ यूज़ करा जाता था, ठीक है, इनको जी कोड के साथ ही यूज़ करते थे। लेकिन जब से PLC आया, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोल, उसमें क्या होगा कि एम कोड को अलग से स्पेसिफाई किया गया है और जी कोड को अलग से स्पेसिफाई किया गया है, ठीक है। दोनों की अलग अलग तरीके से कोडिंग कर दी गई है कि इनसे ये होगा और इनसे वो होगा, ठीक है। तो आपको दोनों ये याद करने पड़ेंगे। नेक्स्ट आपका इंटरप्रिटेशन, जैसे मैंने अभी बताया था कि ये अलग तरीके से अगर आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचना चाहते हैं तो आप किस डायरेक्शन को ट्रैवल करें, ठीक है, लीनियर करेंगे, सर्कुलर करेंगे, ठीक है, या किस तरीके से करेंगे, तो उनके लिए इंटरपोलेशन का यूज़ किया जाता है, ठीक है। जैसे लीनियर के लिए मैंने बताया कि इस तरीके से आप पाथ को जा सकते हैं, ठीक है, लीनियर जा सकते हैं। सर्कुलर की चीज़ आपको इस तरह से पाथ को आप जा सकते हैं, ठीक है, ठीक है, इस तरीके से सर्कुलर में आप जा सकते हैं, ठीक है। अगर आपको हेलिकल चाहिए तो आप ऐसे रोटेशन करके, जैसे चूड़ियाँ कटती हैं तो उसके अंदर ही आप ऐसे जा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अपने टूल की जो मोशंस है उसको किस तरीके से ट्रैवल कराते हैं। लीनियर टूल को ट्रैवल करा रहे हैं, सर्कुलर करा रहे हैं या फिर हेलिकल करा रहे हैं, तो वहाँ पे इसका यूज़ करा जाता है, ठीक है। उसके बाद आती है नेक्स्ट स्टडी, कैंट साइकिल। तो इसमें क्या होता है कि मशीन बहुत सारे ऑपरेशन करती है, बहुत सारे मूवमेंट करती है, उन मोमेंट्स को कैसे मिनिमाइज़ करा जाए, क्योंकि अगर आप मोमेंट्स को मिनिमाइज़ कर लेते हैं तो उससे क्या होता है कि जो टाइम होता है हमारा वो बच जाता है, प्रोग्राम जो होता है हमारा छोटा हो जाता है। तो वहाँ पे हम कैंट साइकिल को यूज़ करते हैं। कैंट साइकिल क्या काम करती है, मशीन के जो मूवमेंट्स होते हैं उन मूवमेंट्स को कम से कम करने का प्रयास करती है। मशीन के मूवमेंट कैसे हो सकते हैं, जैसे ड्रिलिंग के लिए आप ड्रिल बिट को यूज़ करते हैं तो ड्रिल ऊपर नीचे जाता है, रोटेशन मोशन करता है, ठीक है, या आप बोरिंग करते हैं, ठीक है, या फीड रेट जो होती है आप फीड रेट से आप ड्रिल करते हैं, जैसे फीडिंग देते हैं, जब ड्रिल करते हैं तो फीड देते हैं आप नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन से ताकि होल हो जाए, ठीक है। या जो टूल है आप उसको जहाँ से आपने स्टार्ट किया था, मशीन ने टूल ने कटिंग कर दी, अब टूल वापस रियल जो पोजीशन होती है, ओरिजिनल पोजीशन जो होती है वहाँ पे आना चाहता है तो टूल वापस आएगा, ठीक है। तो उसके लिए इन कैंट साइकिल को यूज़ करा जाता है। इनसे क्या होता है कि अगर आप इन कैंट साइकिल के जो प्रोग्राम हैं इनको यूज़ करते हैं तो आप गति को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं, ठीक है, और प्रोग्राम को छोटा कर सकते हैं, ठीक है। कम करने का मतलब ये होता है कि आप जो टूल की जो मूवमेंट है
उस टूल की मूवमेंट को कम से कम करें। टूल की मूवमेंट को आप कम से कम करेंगे तो क्या होगा, जो प्रोग्राम होगा आपका वो छोटा बनेगा और जो वर्कपीस है उसको बनने में भी कम समय लगेगा। तो उसके लिए हम कैंट साइकिल को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए देखिए एक एग्जांपल लिया है, जैसे हमने आप ड्रिलिंग होती है तो ड्रिलिंग के लिए जो कैंट साइकिल कोड है वो G81 है। तो G81 अगर आप यूज़ करेंगे तो ड्रिलिंग के लिए, तो जो टूल की मोशंस होती है, ठीक है, उसको काफ़ी हद तक ये क्या काम करते हैं, जो एक्स्ट्रा मोशंस होते हैं इनको कम कर देगा, और इस ड्रिलिंग के लिए आप G81 यूज़ कर सकते हैं। इससे प्रोग्राम छोटा हो जाएगा। ठीक है, और इसके लिए स्टोर करने के लिए इसको कम स्पेस चाहिए होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, प्रोग्रामिंग ऑफ CNC मशीन। तो मशीन में जो प्रोग्रामिंग होती है बेसिकली वो दो तरीके से हम करते हैं। मशीन में प्रोग्रामिंग करते हैं एक तो मैनुअली तरीके से और एक हम सॉफ्टवेयर की हेल्प से। अगर हम मैनुअली प्रोग्रामिंग करते हैं तो उसके लिए आपके पास जो ज्योमेट्री है वो सिंपल होनी चाहिए। अगर आसान ड्राइंग है, छोटा वर्क पीस है, तो आप सिंपल मैनुअली प्रोग्रामिंग आप कर सकते हैं CNC मशीन के द्वारा। लेकिन अगर आपकी जो ड्राइंग है वो डिफ़िकल्ट है, कॉम्प्लेक्स है, तो उसके लिए हम फिर मैनुअल प्रोग्राम नहीं करते। उसके लिए हम कैम सॉफ्टवेयर के द्वारा प्रोग्रामिंग करते हैं। तो जब कैम सॉफ्टवेयर के द्वारा हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो उसके लिए हम इन कोर्स को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो मैनुअली प्रोग्रामिंग किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, मैनुअली प्रोग्रामिंग करने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए। देखिए फर्स्ट जैसे लिखा है, आपके पास ड्राइंग है, उसके लिए मटेरियल, ठीक है, टॉलरेंस आपको कितना देना है, ठीक है, सरफेस, इन सभी की स्टडी आपको करनी पड़ती है। रॉ मटेरियल जो होता है आपके पास, उस रॉ मटेरियल को आप सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, उनके लिए रॉ मटेरियल सेलेक्ट करने के बाद आप जो सेटअप है कि फर्स्ट ऑपरेशन कौन सा होगा, सेकंड कौन सा होगा, थर्ड कौन सा होगा, उनको आप सेट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आप फीचर्स, यानी कि जो मशीन टूल होते हैं या और पीस जो होता है उसको होल्ड करने के लिए जो एक्सेसरीज चाहिए होती है उसको आप फीचर्स की सहायता से ऐड करते हैं। ठीक है, टॉलरेंस को आप सेट करते हैं जितना आपको टॉलरेंस चाहिए। ठीक है, एक्यूरेसी को आप मेंटेन करते हैं। ठीक है, उस पार्ट पुर्जे पर जो ऑपरेशंस होंगे उसके लिए क्या आपको इंस्ट्रूमेंट चाहिए, उस इंस्ट्रूमेंट को आप सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, प्रोग्राम को राइट करते हैं, प्रोग्राम को लिखते हैं। लिखने के बाद उसको मशीन में इनपुट करते हैं। अगर वो प्रोग्राम सही है तो मशीन एरर नहीं देगी, लेकिन अगर वो प्रोग्राम गलत हुआ कहीं से भी तो मशीन एरर देती है। फिर हम उसको क्या करते हैं, प्रोग्राम को दोबारा से सुधारते हैं, और सुधारने के बाद फिर हम दोबारा से रीप्रोग्राम करते हैं, और रीप्रोग्राम करने के बाद उस मशीन में इनपुट कर देते हैं, और मशीन जो होती है हमारी वो काम करने लगती है। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर्स में वो प्रोग्राम हमारे लिए महत्वपूर्ण है तो हम उसको फिर स्टोर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। देख कोडिंग का मैंने एग्जाम्पल लिखा है इस तरीके से, इनका मतलब समझते हैं कि इनका मतलब क्या क्या होता है। ठीक है, तो एन का मैंने बताया सीक्वेंस ऑफ नंबर इंस्ट्रूमेंट होता है कि कौन सा सीक्वेंस पहले होगा, फर्स्ट मोशन में कहाँ जाएगा, सेकंड सीक्वेंस में कहाँ जाएगा, थर्ड सीक्वेंस में क्या करेगा। ठीक है, ये सीक्वेंस होते हैं। जी बेसिकली क्या होते हैं, कोड्स होते हैं। और एक्स वाई जेड ये क्या होते हैं, ये कोऑर्डिनेट्स होते हैं। एक्स वाई जेड क्या होते हैं, ये कोऑर्डिनेट्स होते हैं। ठीक है, और ये यहाँ पे उनके डाटाज होते हैं कि एक्स का क्या कोऑर्डिनेट वैल्यू आपने क्या दी है, वाई की क्या दी है, ठीक है, और जेड की आपने क्या दी है। ठीक है, तो ये तीनों की वैल्यूज आप एंटर करेंगे। उसके बाद एफ का मतलब होता है फीड रेट, कि आपने मशीन कोड करने के लिए कितना फीड रेट दिया है। और एस का मतलब होता है स्पिंडल की स्पीड, जो स्पिंडल आप यूज़ कर रहे हैं तो स्पिंडल की जो स्पीड है, चक्के की जो स्पीड है वो कितनी है। ड्रिलिंग कर रहे हैं, टर्निंग कर रहे हैं, फेसिंग कर रहे हैं, जो भी कुछ आप कर रहे हैं तो उस पर आप स्पिंडल की स्पीड क्या रख रहे हैं वो आप यहाँ पे लिखते हैं। टी का मतलब होता है टूल कोड, टूल का जो कोड है वो आपका क्या है। और एम मिसलिनियस फंक्शन, यानी जैसे कूलेंट आप ऑन करते हैं या कुछ भी आप इसमें एक्सेसरीज जो आप कोड यूज़ करना चाहते हैं वो सबसे बाद में आप मिसलिनियस कोड के अंदर डालते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद हम क्या काम करते हैं, ये सब कुछ प्रोग्राम बन जाता है। अब इस प्रोग्राम को CNC मशीन के अंदर हमें इनपुट करना है, क्योंकि जब ये प्रोग्राम सही तरीके से वेल्ड अच्छा होगा, सही तरीके से बना होगा तो इस प्रोग्राम में कोई भी एरर नहीं होगी। तो अब फाइनल प्रोसेस आता है कि प्रोग्राम बन चुका है, उस प्रोग्राम को हमें CNC मशीन के अंदर इनपुट कराना है। तो इनपुट कराने के कई तरीके हो सकते हैं। जैसे फर्स्ट तरीका होता है आप मैनुअली आप कीबोर्ड के द्वारा मैनुअली डेटा को इनपुट करें। ठीक है, या फिर सेकंड तरीका होता है कि आप उस प्रोग्राम को एक डिवाइस में, जैसे डिस्क ड्राइव होती है, फिर मैग्नेटिक टेप होता है, CD होती है, उसके अंदर आप उस प्रोग्राम को बना लें और स्टोरेज मीडिया है उसको CNC मशीन के अंदर इनपुट कर दें। तो जैसे आप इनपुट करेंगे तो डेटा जो होगा वो CNC मशीन उस पेन ड्राइव में से या फिर उस डिस्क ड्राइव में से, फ्लॉपी ड्राइव में से डेटा को रीड करेगा, और रीड करने के बाद उस प्रोग्राम को रन करा देगा। ठीक है, दूसरा तरीका ये हो गया। तीसरा तरीका क्या होता है कि CNC जो मशीन्स होती है इसकी खुद की मेमोरी होती है, यानी मशीन्स के ऊपर आप जाएँ, बैठे मशीन पर बैठ करके आप प्रोग्रामिंग कर दें। जो भी आप प्रोग्रामिंग करेंगे वो CNC मशीन की खुद की मेमोरी के अंदर स्टोर हो जाएगी, और जब मशीन आप चलाएंगे तो उस खुद की मेमोरी से उस प्रोग्राम को रीड करेगी और जो भी ऑपरेशंस करने हैं उन ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करेगी। और फोर्थ और फाइनल होता है आजकल जो लेटेस्ट चल रहा है, LAN और इंटरनेट। LAN की फुल फॉर्म होती है लोकल एरिया नेटवर्क। तो इसके अंदर क्या काम करते हैं, जो
CNC मशीन्स होती है तो एक दूसरे से इंटरकनेक्ट होती है लैन मीडियम के द्वारा। ये लोकल यूज़ करा जाता है बेसिकली बिल्डिंग्स के अंदर या किसी छोटे स्टोरेज कैपेसिटी जहाँ पे होती है वहाँ पे लैन सिस्टम यूज़ करते हैं। फिर इंटरनेट का भी यूज़ कर सकते हैं। तो वहाँ क्या करते हैं हम इन लैन के द्वारा या फिर इंटरनेट के द्वारा हम वहाँ पे प्रोग्रामिंग जो होती है, जो प्रोग्राम बना होता है उसको हम इनपुट कराते हैं। और जैसे ही आप प्रोग्राम को इनपुट करा देंगे तो प्रोग्राम इनपुट कराने के बाद वो क्या होगा, मशीन CNC मशीन जो होगी उसी प्रोग्राम को रन करेगी और उसके अकॉर्डिंग टूल की मोशन को गाइड करेगी या फिर आप जो भी ऑपरेशंस करना चाहते हैं उसको वो एग्जीक्यूट वहाँ पे करेगी। तो ये 4 तरीके हैं, कीबोर्ड के द्वारा या फिर डिस्क ड्राइव के द्वारा या फिर आप सीधे DNC मोड जो होता है, जो CNC मशीन होता है उसके अंदर जो खुद का स्टोरेज होता है वहाँ से, या फिर फोर्थ होता है आपका लैन या फिर इंटरनेट के द्वारा आप इस प्रोग्राम को इनपुट कर सकते हैं CNC मशीन के अंदर। और जैसे ये प्रोग्राम इनपुट किया जाएगा तो इनपुट किए जाने के बाद ये आपका काम करने लगेगा और इसी प्रोग्राम के ऊपर पूरा का पूरा जो प्रोसेस होता है वो चलता है। अगर आपने प्रोग्राम गलत बनाया है तो मशीन भी कटिंग गलत करेगी, अगर आपने प्रोग्राम सही बनाया है तो मशीन भी सही तरीके से कटिंग करेगी। तो टोटली बेस्ड होता है प्रोग्राम के ऊपर, क्योंकि मशीन से क्या कराना है वो बताएगा प्रोग्राम। तो प्रोग्राम जितना आपका सही होगा, सटीक होगा, एक्यूरेट होगा, उतनी ही आपकी जो कटिंग होती है वो एक्यूरेट होती है। ठीक है, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया है यहाँ पे, इस तरीके से मैंने कोडिंग लिखी है पूरी, इस तरीके से ये पूरी कोडिंग इस तरह से लिखी है। यहाँ पे मीनिंग्स एक बार और समझ लेते हैं कि N08 का मतलब होता है एक सीक्वेंस, मैंने बताया N01, N02 ये कुछ भी आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। Z03 का मतलब होता है सर्कुलर इंटरपोलेटेशन। ठीक है, इसके लिए काउंटर क्लॉकवाइज मैंने रखा है कि जो आप जो घुमाना चाहते हैं वर्कपीस को काउंटर क्लॉकवाइज है। फिर उसके बाद मैंने एक्स के कोऑर्डिनेट दिए हैं 20, फिर मैंने वाई के कोऑर्डिनेट दिए हैं 25, फिर मैंने फीड दी है कितनी 500 mm/min। तो मैंने फीड की जो वैल्यू है इतनी दी है कि जब हम ये टूल चलेगा तो उसमें जो फीड होगी वो कितनी होगी, वो 500 mm/min होगी। उसके बाद मैंने स्पीड दी है, स्पीड कितनी दी है मैंने 1500 RPM, यानी कि 1500 RPM 500 RPM मैंने स्पीड दी है कि इतनी स्पीड में जाकर के चक हमारा जो होगा वो रोटेट करेगा। M03 यानी कि स्पिंडल जो है हमारा कैसे घूमेगा, काउंटर क्लॉकवाइज घूमेगा। तो स्पिंडल जो है हमारा क्लॉकवाइज घूमेगा, ये M03 में मैंने बताया। उसके बाद 1105 यानी कि टूल की जो लेंथ है वो मैंने ऑफसेट कर दिया। ठीक है, यानी कि एक डिजायर पोजीशन पर जाकर के टूल जाएगा, वहाँ पे आके रेस्ट करेगा। तो ये क्या होती है प्रोग्रामिंग का एक एग्जाम्पल मैंने आपको बताया। इस तरीके से आप प्रोग्राम कर सकते हैं। अब क्या होता है कि मशीन्स के ऊपर बहुत सारे ऑपरेशन होते हैं, ये तो मैंने एक ऑपरेशन के लिए बताया। अलग ऑपरेशन होगा तो उसके लिए अलग सीक्वेंस आएगा, N01 के बाद N02 आएगा, फिर N03 आएगा, फिर N04 आएगा, N05 आएगा। ऐसे बहुत सारे आप प्रोग्राम करेंगे, जब तक वो फाइनल प्रोडक्ट आपका नहीं बन जाता तब तक आप उसके अंदर प्रोग्राम को, जो प्रोग्राम की लाइन्स होती है उनको एंटर करते रहेंगे। और फाइनली जब जाकर के प्रोग्राम बन जाएगा तो फिर आप स्पिंडर को बंद कर देंगे, मशीन को बंद कर देंगे, कूलेंट को बंद कर देंगे, इन सभी चीज़ों को आप बंद कर देंगे। और वो जो आपने जो प्रोग्राम बनाया है या जो आपने जो प्रोडक्ट बनाया है उस पर फाइनल जो ऑपरेशंस हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप प्रोग्राम को लिखेंगे। किसी भी CNC मशीन के लिए अगर आपको कोई प्रोग्राम लिखना है तो इन कोड्स की आपको जानकारी होनी चाहिए कि किस कोड से क्या क्या होता है। ठीक है, तो इस चैप्टर में यहाँ पे इतना ही था। अब इस चैप्टर में बचते हैं न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपके लिए न्यूमेरिकल्स लेके आता हूँ। तब तक आप इस वीडियो को देखिए। ठीक, कोई भी डाउट अगर आपको कन्फ्यूजन कोई भी आता है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में एंटर कर सकते हैं। ठीक है, उस लिख सकते हैं और मैं उसका रिप्लाई करूँगा। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।